गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास का टॉपिक है एनामेलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट का एनामेलस बिहेवियर। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन होते हैं? बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनर्ट गैस हम नहीं लेते हैं। इनर्ट गैसों को क्यों नहीं लेते हैं? इनर्ट गैसेज जितनी प्रॉपर्टी की बात करेंगे सभी प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने के कारण इनको हम जनरल स्टडी में नहीं लेते हैं। इनका अलग से स्टडी किसी दिन किसी वीडियो में किया जाएगा। तो पीरियड नंबर सेकेंड के एलिमेंट एनामेलस बिहेवियर शो करते हैं। ये अपने ग्रुप के सामान्य मेंबर से, जनरल मेंबर से बहुत सारी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस शो करते हैं। इसी को कहते हैं हम एनामेलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अच्छा, एक चीज़, टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो पीरियड नंबर थर्ड के एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इनर्ट गैस को नहीं लेते हैं। पीरियड नंबर थर्ड के एलिमेंट्स कौन कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये सारे एलिमेंट्स, इसका ग्रुप नंबर क्या है? फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो एल्कली मेटल्स की लगभग सारे एलिमेंट्स उससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी शो करेंगे। मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टी होगी, मैग्नीशियम के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे। एल्युमिनियम फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स होंगे एल्युमिनियम से सिमिलर बिहेवियर शो करेंगे। इसी तरह से सिलिकॉन के जितने भी मेंबर्स होंगे इस फैमिली के, उनकी सारी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलती जुलती होगी। फास्फोरस फैमिली में इनके जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी फास्फोरस से मिलती जुलती होगी। इसी तरह से सल्फर और क्लोरीन। तो इनको टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी या ये अपने ग्रुप के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इनकी ग्रुप की प्रॉपर्टी इनके प्रॉपर्टी से मैच करती है। लेकिन पीरियड नंबर सेकेंड के एलिमेंट अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। इसी को कहते हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। एनामेलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब हम समझेंगे व्हाट इज द रीजन ऑफ एनामेलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। रीजन ऑफ एनामेलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट। फर्स्ट रीजन है स्मॉल साइज। इनके पीरियड नंबर सेकेंड के एलिमेंट्स की साइज बहुत ही स्मॉल होती है। एक्सेप्शनल स्मॉल साइज के कारण इनकी प्रॉपर्टी अपने अदर मेंबर से डिफरेंट हो जाती है। सेकंड है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पीरियड नंबर सेकेंड के एलिमेंट हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप मेंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सेप्शनली हाई होता है। और एक्सेप्शनली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये अपने ग्रुप के
अदर मेंबर की प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। थर्ड है नॉन अवेलेबिलिटी। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी आर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। इनके पास केवल s और p आर्बिटल ही होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, d आर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। इस कारण इनकी नॉर्मल वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, मोर देन 4 इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 रीजन है, स्मॉल साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और थर्ड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी आर्बिटल। और एक फोर्थ रीजन है हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर, इनकी पोलराइजिंग पावर एक्सेप्शनली हाई होती है। पोलराइजिंग पावर क्या होता है? पोलराइजिंग पावर को सबसे पहले समझेंगे। सपोज करिए कोई ये कैटायन है और कोई ये एनायन है, कैटायन और ये एनायन। तो कैटायन और एनायन जब क्लोज अप्रॉक्सीमेट में आते हैं, ये कैटायन है, तो जब ये क्लोज अप्रॉक्सीमेट में आते हैं तो ये कैटायन की साइज ऐसे ही रहती है, लेकिन ये एनायन की साइज इस तरह से हो जाती है। देखिए ये एनायन की साइज डिफॉर्म हो गई, शेप ऑफ एनायन इज डिफॉर्म्ड, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस न्यूक्लियस से अब दूर हो गए। ये इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन अब कम लगेगा, और ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों न्यूक्लियस के बीच शेयरिंग में हो जाते हैं। इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। तो किसी कैटायन द्वारा किसी एनायन के शेप को डिफॉर्म कर देना पोलराइजेशन कहलाता है। डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ एनायन बाय द कैटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन, एंड एबिलिटी टू डिफॉर्म द शेप ऑफ एनायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या है? किसी कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शेप को डिफॉर्म करने की एबिलिटी पोलराइजिंग पावर कहलाती है। तो ये पीरियड नंबर सेकेंड के एलिमेंट की स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या हैं? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी आर्बिटल फॉर बॉन्डिंग और हाई पोलराइजिंग पावर। इनके वजह से इनके प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट हो जाते हैं, या ये अपने ग्रुप मेंबर से एनामेलस बिहेवियर शो करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें ये ग्रुप मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। कोवैलेंसी अप टू 4 या कोवैलेंसी अप टू 4। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी वैलेंसी शेल में केवल s और p आर्बिटल ए पाया जाता है। इस कारण ये मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी सेल में रख सकते हैं। s में अधिक से अधिक 2 और p में अधिक से अधिक 6, टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो इनके वैलेंसी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं टेट्रा वैलेंसी ये शो कर सकते हैं। मोर देन 4 वैलेंसी ये शो
नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंसी सेल। इनके वैलेंसी सेल में डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, केवल एस और पी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है। इस कारण ये अपने वैलेंसी को 4 से अधिक नहीं बढ़ा सकते। सेकेंड प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस CCl4 H2O के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, नो हाइड्रोलिसिस। लेकिन जब SiCl4 को लेते हैं H2O के साथ, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करता है। देखिए, और ये पेंटावैलेंट स्टेट बनता है। ये पेंटावैलेंट स्टेट बनेगा। H2O एक तरफ से बांड सिलिकॉन के साथ बांड बना रहा है और अपोजिट साइड से ये क्लोरीन बांड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl HCl निकल जाएगा, और इस तरह से ये फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा और प्रोडक्ट के रूप में ये बनेगा। इसको H4SiO4 सिलिसिक एसिड बोलते हैं, सिलिसिक एसिड। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस होता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। रीज़न क्या है? कार्बन पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, इसके वैलेंसी सेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। ये H2O के साथ ये पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना सकता। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट ये क्या है? पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। तो हाइड्रोलिसिस में पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट से होके ही प्रोडक्ट बनता है। ये पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट अगर नहीं बनेगा तो ये प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, यानी कि यही इंटरमीडिएट बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए ये पेंटावैलेंट स्टेट बनाना संभव नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड पेंटावैलेंट स्टेट क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, केवल एस और पी ऑर्बिटल्स होते हैं। इस कारण ये अपने वैलेंसी सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन या कोवैलेंसी 4 से अधिक शो नहीं कर सकता। इस कारण कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कोवैलेंसी अप टू 4, सेकेंड हाइड्रोलिसिस, थर्ड प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी है कोवैलेंसी अप टू 4, सेकेंड हाइड्रोलिसिस, और थर्ड प्रॉपर्टी है एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन इटसेल्फ और अदर एलिमेंट्स। अपने ही साथ
मल्टीपल बनाने की टेंडेंसी या दूसरे एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ सेम एटम्स हैं, तो सेम एटम्स भी मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं और डिफरेंट एटम के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। तो पीरियड नंबर सेकंड के एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं सेम एटम्स के साथ और डिफरेंट एटम के साथ। क्या कारण है कि पीरियड नंबर सेकंड के एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड बनाने में सक्षम होते हैं और उसके बाद के एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते, और बनाते भी हैं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो देखिए इसका रीज़न क्या है, रीज़न टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। तो ये जितने भी मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग है, और इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग के लिए पाई बॉन्डिंग की डिफिनीशन आप देखिए, ये p ऑर्बिटल्स हैं, ये p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं साइड वाइज ओवरलैप। इस साइड वाइज ओवरलैप से जो अट्रैक्शन डेवलप होता है उसे क्या कहते हैं आप, पाई बॉन्ड कहते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस है, आमने सामने आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं, सेम चार्जेज हैं ये, तो क्या होगा, तो ये वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। तो जब साइज स्मॉल होती है तो देखिए स्मॉल साइज के p ऑर्बिटल्स इस तरह से देखते हैं, स्मॉल साइज के p ऑर्बिटल्स क्लोज अप्रॉक्सीमेट में आ जाते हैं, काफ़ी करीब आ जाते हैं, और इनके करीब आने की वजह से ये ओवरलैपिंग पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर साइज बड़ा है, हैवी एलिमेंट्स या लार्जर एलिमेंट्स, अब देखिए इनके p ऑर्बिटल्स काफ़ी दूर हो गए। अब काफ़ी दूर होने के कारण ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं कर सकते, ओवरलैप इनकी पॉसिबल नहीं है। तो स्मॉल साइज के एलिमेंट्स pp पाई बॉन्ड बनाते हैं, या पीरियड नंबर सेकेंड के एलिमेंट जिनकी साइज स्मॉल होती है pp पाई बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम होते हैं, जबकि लार्जर साइज एलिमेंट या पीरियड नंबर थर्ड या उसके बाद के एलिमेंट्स इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाते। तो लार्जर एलिमेंट इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाते, इस कारण वे मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, फर्स्ट क्या है, स्मॉल साइज, सेकंड इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ pp ऑर्बिटल्स।
एक और क्वेश्चन देखिए, ये बोरान के हैलाइड्स हैं, ट्राई हैलाइड्स ऑफ बोरान, बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान ट्राईक्लोराइड, बोरान ट्राईब्रोमाइड और बोरान ट्राई आयोडाइड। इनके लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा? जनरली क्या होगा? फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जहाँ अटैच होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रा करते हैं और उस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट कर देते हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा उसके एसिड स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होगी। तो जनरली आप ये बोरान ट्राईफ्लोराइड को स्ट्रांग एसिड समझेंगे। ऑर्डर शुड बी but actually this is not so। बोरान ट्राईफ्लोराइड सबसे स्ट्रांग एसिड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रीज़न क्या है? देखिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस बोरान के पास एक p ऑर्बिटल वैकेंट है। सपोज दैट ये कोई p ऑर्बिटल है वैकेंट, p ऑर्बिटल, और इसके पास लोन पेयर है। बोरान और फ्लोरीन दोनों पीरियड नंबर सेकेंड के एलिमेंट हैं। इसकी साइज और इसकी साइज कंपेरेबल है, दोनों की एनर्जी लगभग समान है, दोनों की साइज लगभग समान है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में जाने लगते हैं, इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग। तो फ्लोरीन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस बोरान के वैकेंट p ऑर्बिटल में जाने लगते हैं, इसको कहते हैं बैक डोनेशन, बैक पाई बॉन्डिंग या बैक डोनेशन। और इस बैक डोनेशन से इस बोरान पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उतनी नहीं रह जाती जितना हमने सोचा था। और यहाँ देखिए बोरान और क्लोरीन, बोरान पीरियड नंबर सेकंड का है और क्लोरीन पीरियड नंबर थर्ड का, दोनों के बीच साइज का डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस है। बैक डोनेशन यहाँ भी होगा, लेकिन BF3 में जितना होगा उतना BCl3 में नहीं होगा। BF3 में बैक डोनेशन इफेक्टिव क्यों होगा? बोरान और फ्लोरीन सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, दोनों की साइज और एनर्जी कंपेरेबल है, इस कारण ये इलेक्ट्रॉन ईजिली इस वैकेंट p ऑर्बिटल में जाने लगते हैं, या कहिए कि बैक डोनेशन इफेक्टिव होने लगता है ड्यू टू सिमिलर साइज ऑफ बोरान एंड फ्लोरीन। बट इन केस ऑफ BCl3, बोरान इज ए एलिमेंट ऑफ पीरियड नंबर सेकेंड और क्लोरीन इज ए एलिमेंट ऑफ पीरियड नंबर थर्ड। हियर डिफरेंस इज लार्जर देन BF3 and here is this difference is more and here is maximum difference। तो सेंट्रल एटम और हैलोजन के बीच साइज अगर सेम होती है तो बैक डोनेशन होता है, और बैक डोनेशन से सेंट्रल एटम पर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है वह कम हो जाती है और उनका लुईस स्ट्रेंथ भी उसी अनुपात में कम हो जाता है। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा? एक्चुअल ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट द्वारा हमें बताइएगा।